हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए कि जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट कर रखी है एनसीईआरटी सीरीज़, और जिसमें हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी के अंदर जो जनरल साइंस का जो आपका पोर्शन है वो साइंस की सीरीज चल रही है। तो क्लास 9 से हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 से, जिसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज की जो ये क्लास है आपकी 3rd क्लास होगी, और इसके अंदर हम जो बात करें आज की क्लास जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है वो हमें स्टार्ट करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर से, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्लास देखने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप प्रीवियस 2 क्लासेस देख लीजिए। पहले मैं इनको कंप्लीट ऐसे आपको करवाऊंगी, ठीक है, एनसीईआरटी को रीड करवाऊंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेजर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यही दिक्कत आती है कि मैडम हम जो एनसीईआरटी को रीड कैसे करें। इसलिए मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ लगाई हुई है। जो जो मेन पॉइंट मैं आपको बताती चलूंगी वो आपको हाईलाइट करने हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये करने के बाद मैं इस पूरे चैप्टर की समरी आपको एक वीडियो में करवाऊंगी। फिर हम इस चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से आते हैं। ये 100% कॉम्पिटिशन एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है, ठीक है, कि आप किस तरह से चीजों को पढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है कहां से? स्टेट्स ऑफ मैटर से। इसको हम बोलेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलो देख लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से देखते हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, कह रहा है कि आपके चारों ओर जो मैटर है आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। आपके चारों ओर जो भी मैटर है उसे आप क्या कीजिएगा? ऑब्जर्व कीजिएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है आपसे? ऑब्जर्व करने के बाद व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, आप ये देखिएगा कि उनकी क्या क्या स्टेट है। जैसे मैं बात करती हूँ फिलहाल के लिए, मेरे चारों ओर जो मैटर है वो ये मार्कर ही है, और अगर मैं इस मार्कर की बात करूं कि इसके जो स्टेट है वो कैसी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मार्कर है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये सॉलिड है। कैसा है? ये सॉलिड है। समझ में आई बात? तो ये मेरे पास सॉलिड हो गया। अगर मैं बात कर लूं, मेरे पास जो है ना, मेरे सामने ये बोतल है, अगर मैं इस बोतल की बात करूं ना, तो ये तो क्या है? सॉलिड है। लेकिन इसके अंदर जो पानी है ना वो आपके पास क्या है? वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। तो कह रहा है आपके चारों ओर के कोई भी मैटर को उठा करके देखो और ये देखो कि उसकी जो स्टेट्स हैं वो कैसी हैं। उसके बाद देखिएगा वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। कह रहा है हम देखेंगे कि अपने चारों ओर जो मैटर है ना वो कितनी डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है? 3 डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। और वो 3 स्टेट कौन कौन सी है? वो है बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस। हिंदी वाले बोलेंगे ठोस, तरल तथा गैस, या आप कह दो ठोस, द्रव तथा गैस। दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज। अब कह रहा है कि ये मैटर की स्टेट बनी क्यों? मैटर हमने पढ़ लिया था क्या है, हमने अब ये क्या करा है कि जो मैटर है ना उसकी बेसिक 3 स्टेट है, मुख्य 3 स्टेट है। और कह रहे हैं ये मैटर की स्टेट किस बेस पर अराइज हुई है? ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर जो थे उनके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था? उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या था? वेरिएशन था। मतलब किसी मैटर के पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं, किसी मैटर के पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, और किसी जो मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या रहता है? ना ही बहुत दूर ना ही बहुत पास, मीडियम रेंज में होते हैं। इसके आधार पर मैटर को 3 मेन स्टेट दे दी गई। वो क्या थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैटर की टोटल स्टेट कितनी है, ध्यान से सुनिएगा, मैटर की जो है ना वो कुल अवस्थाएं कितनी है, टोटल स्टेट अगर आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी है, तो आप कहेंगे कि जो टोटल स्टेट है ना वो तो है 5। कितनी है? 5। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मैटर की मेन स्टेट कितनी है, पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी है, तो आप कहेंगे वो आपके पास है 3। कितनी है? वो आपके पास 3। वो 3 कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच गई 4th और 5th। तो 4th स्टेट बच्चों अपने पास आती है, दैट इज प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये ध्यान रखना है। और जो 5th स्टेट है अपने पास वो कौन सी होती है? तो देखिएगा 5th स्टेट जो है, कहां लिखूं? यहां लिख देती हूं कि जो 5th स्टेट होती है अपने पास वो होती है BEC। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। BEC की फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसकी कौन सी स्टेट है? ये इसकी 5th स्टेट है। आई थिंक आपने इतनी बात को समझ लिया होगा, ठीक है। ये मैटर की कौन सी स्टेट है? ये मैटर की 5th स्टेट है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो पदार्थ होता है उसकी कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, मैटर की टोटल 5 स्टेट होती हैं, मेन स्टेट 3 होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC। BEC की फुल फॉर्म क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर मेन पूछे तो 3 ही कहोगे। वो कौन कौन सी है? वो आपके सामने ये रही, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की आपको यूं की यूं अंडरलाइन करनी, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट हमने पढ़ी है ना मैटर की, ये 3 स्टेट जो पढ़ी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी
देखनी है। ये प्लाज्मा और जो BEC है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 स्टेट पर फोकस करेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इनके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपने पास क्या आता है, द सॉलिड स्टेट। कौन सा आता है आपके पास, द सॉलिड स्टेट। अगर मैं इसकी बात कर लूं, ठीक है, तो अब हम इससे बात करते हैं सॉलिड स्टेट। तो क्या कह रहा है, एक्टिविटी को देखिएगा ध्यान से, एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है। आई होप आपने इतनी बात नोट कर ली होगी। अब देखिएगा, जब हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, हमें यहां से स्टार्ट करना है ना, द सॉलिड स्टेट से। तो ये लो, यहां से स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, कह रहा है ये आर्टिकल इकट्ठा कर लो। कह रहा है एक पेन, ये रहा आपके सामने, सपोज करो मैं मान लेती हूँ कि ये पेन है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है एक पेन ले लो। दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, एक बुक ले लो, कोई भी एक कह रहा है बुक ले लो। सपोज करो मैं आपके पास कह देती हूँ कि मेरे पास जो है ना वो ये एक बुक है, ठीक है, ये एक बुक ले ली हमने, एक पेन ले लिया हमने, ठीक है, 2 चीजें ले लिए, देखो एक बुक और एक पेन। उसके बाद क्या करें, एक नीडल ले लो, एक सुई, वो अभी है नहीं, आप समझ सकते हैं कि भाई एक नीडल ले लो, और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लो, और एक आप क्या ले लो, लकड़ी की डंडी ले लो। क्या ले लो, लकड़ी की डंडी ले लो। ये करो, कह रहा है आप स्केच द शेप ऑफ द अबो आर्टिकल, कह रहा है आप इनकी शेप को स्केच करो। चलो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास जो है ना इसकी शेप को स्केच करना है, तो मैं कहती हूँ कि मान लो ऐसा जो है मेरे पास ये पेन है, ऐसी जो है ना ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। क्या कहा मैंने, ये जो है मेरे पास एक बुक है, और ये जो आपके पास है ना ये एक क्या है, पेन है, ठीक है, ये पेन है। स्केच कर लो। डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, कह रहा है क्या इन सब की शेप डेफिनेट है। तो देखिएगा आप ध्यान से, आप इस पेन को देख लो, बताओ क्या इसकी शेप डेफिनेट नहीं है, क्या डेफिनेट ही है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अगर मैंने आपको कहा था बुक, ठीक है, तो अगर मैं बुक की बात करूं तो आप इस कॉपी को देख लो, क्या इसकी शेप डेफिनेट नहीं है, हमें नजर आ रही है कि इसकी शेप ऐसी है। दूसरी बात क्या कर रहा है, क्या इसकी फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, कह रहा है इनकी डेफिनेट शेप होती है, तो आप कहेंगे यस, ठीक है। फिर कह रहा है दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बिल्कुल देखो कॉपी की ये बाउंड्री, ये बाउंड्री इसकी अलग से, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। और क्या इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, तो भी हम कहेंगे क्या, यस, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी चीज जिसकी बाउंड्री क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, बाउंड्री अलग हो, जिसकी शेप क्या हो, डेफिनेट हो, जिसकी वॉल्यूम भी क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, ये होगा आपके पास। अब क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, कह रहा है क्या होगा अगर आप इसको नीचे करके ऐसे ड्रॉप कर दो, क्या होगा ड्रॉप करने से, कुछ नहीं, ड्रॉप करते नीचे डल जाएगी ये, ठीक है। और दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, कह रहा है क्या आप इनको एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। मान लो ये कॉपी है, इसके अंदर मैं कहूं कि मुझे इसको अंदर पेन को मिक्स करना है, तो क्या ये मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो ये डिफ्यूज नहीं होंगे। आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग, तो हम कहेंगे नो, ये डिफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग फोर्स, ये कह रहा है कॉपी है, आप इसके ऊपर क्या करो, कह रहा है आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, और आप इसको क्या करो, फोर्स लगाने के बाद इसको कंप्रेस करो। आप बताओ क्या फोर्स लगाने से सिकुड़ जाएगी, क्या कंप्रेस हो जाएगी, क्या नहीं होगी। दूसरी बात समझिएगा, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसके ऊपर कितना ही फोर्स लगा लूं ये कंप्रेस नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो हम कहेंगे आर यू एबल टू कंप्रेस देम, तो हम कहेंगे नो, हम इसे कंप्रेस भी नहीं कर पाए। तो क्या क्या चीजें आई, हमने जो ये चीजें ली, इनकी शेप डेफिनेट थी, इनकी बाउंड्रीज भी डिफरेंट थी, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स थी, ठीक है, और ये आपस में डिफ्यूज भी नहीं होती, एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होती, और फिर क्या बात आई, हम इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो कह रहा है ऑल द अबो आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, तो ये सब किसके एग्जांपल है, सॉलिड के। और आपने एक्टिविटी से क्या सीखा कि ये जो है ना कौन कौन, पेन भी सॉलिड है, बुक भी सॉलिड है, नीडल भी सॉलिड है, और पीस ऑफ वुडन स्टिक, लकड़ी की एक डंडी है, वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ऑल दीज हैव, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डेफिनेट शेप, कह रहा है इनकी डेफिनेट शेप होगी, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी, इनकी बाउंड्रीज अलग अलग होंगी, ठीक है, एंड फिक्स वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। नेक्स्ट, एंड दैट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और ना के बराबर इनकी कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब ये सिकुड़ेंगे नहीं। अगर कोई चीज ऐसी है तो आप उसको सॉलिड कहेंगे, क्या कहेंगे, आप उसको सॉलिड कहेंगे। तो क्या क्या बात कही मैंने, ठीक है, ये सारे एग्जांपल सॉलिड के थे आपके पास, तो क्या क्या बात मैंने आपको कह दी, ठीक है, कि सॉलिड क्या होता है, जिसकी शेप डेफिनेट हो, जिसकी बाउंड्रीज डिफरेंट हो, जिसकी वॉल्यूम फिक्स हो, आयतन निश्चित हो, ठीक है, और दैट हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और जो सिकुड़े ना, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। या आपको कह देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, निम्नलिखित में से जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये आपके पास बात थी। उसके बाद क्या करें नेक्स्ट, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन कर लेना। कह रहा है सॉलिड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब इसके ऊपर आप बाहर से भी फोर्स लगा रहे हो तो इसकी शेप पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ये अपनी शेप को मेंटेन करके रख रहा है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, ठीक है, कह रहा है हाँ मान लो इसके ऊपर मैं हथौड़ी देके मारूं तो ये टूट जाएगा,
तो कह रहा है कि जो सॉलिड है ना ये ब्रेक हो जाएगा अंडर फोर्स, ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, पर ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ये सॉलिड है, जब मैं इसके ऊपर थोड़ी मारूंगी तो मैं कह रही हूँ ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है, कठोर होता है। रिजिड का अर्थ होता है कठोर, सॉलिड क्या होता है, कठोर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए, वो ये हुई, ठीक है। अब देखिएगा एक बार मैं आपको सारी जो यहाँ पे दोबारा से अंडरलाइन करके बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई। तो देखिएगा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहली बात यहां से कि सॉलिड जो है ना, सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप हो, ठीक है, जिनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो, जिनकी फिक्स वॉल्यूम हो, जिनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर हो। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के यहां तक वाली। उसके बाद क्या कहेंगे, सॉलिड अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। आप बाहर से भी कोई फोर्स लगा दो, हाँ ये हो सकता है कि बाहर से फोर्स लगाने पर वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, और सॉलिड अपनी शेप को चेंज नहीं करते, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है, कठोर कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हम सॉलिड किसे कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, ये क्या कहता है, चलते हैं आगे। चलो यहां पर आ जाओ। अब इसने क्वेश्चन दिए हैं, मैं यहीं इसको पूरा ले जाती हूं जहां तक हमें पढ़ना था। हाँ ये लो, और क्या क्वेश्चन दिए हैं तो ध्यान से देखिए। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, कह रहा है निम्नलिखित सिचुएशंस को ना आप कंसिडर करो। कंसिडर द फॉलोइंग, आपको कुछ सिचुएशंस को क्या करना है, कंसिडर करना है, और देखना है कि यहां पर आपके पास क्या इफेक्ट होने लगेगा। पढ़िएगा इसे क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। चलो जी, कह रहा है व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कह रहा है जो रबर बैंड होता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। कैन इट चेंज इट शेप ऑन द स्ट्रेचिंग, कह रहा है उसको स्ट्रेच करने पर क्या वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। फिर पूछ रहा अगर चेंज कर लेगा तो क्या यह सॉलिड है, इज इट ए सॉलिड। तो आप सबने देखा होगा रबर बैंड, ठीक है। अभी रबर बैंड तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, आपको मैं कैसे समझाऊं, एक बार रुको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चलो कोई ना, ऐसे समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से कि मैं कहती हूँ मान लो ये मेरे पास रबर बैंड है, क्या है ये, रबर बैंड। जब मैं इसको ऐसे खींचूंगी, रबड़ को आपने देखा होगा, आप जब रबड़ को खींचते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो यस, रबर बैंड जो है ना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच तो हो जाएगा, इसकी जो शेप है ना वो स्ट्रेच तो हो जाएगी। हम कहेंगे यस। कह रहा है इज इट ए सॉलिड, क्या यह सॉलिड है, बिल्कुल है सॉलिड, यस। क्यों, क्योंकि रबड़ को स्ट्रेच करने पर ये स्ट्रेच होगा, ये खिंच गया, लेकिन जैसे ही आप ये फोर्स हटाओगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा। क्या ले लेगा, अपनी ओरिजिनल शेप ले लेगा। तो इसीलिए जो रबड़ होता है, ठीक है, वो सॉलिड होता है, क्योंकि जब हम उसमें आउटसाइड फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को रिलीज कर देते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। सेम उसी जगह पे आ जाता है। उसके बाद व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट, कह रहा है चीनी तथा नमक के बारे में क्या बोलेंगे। शुगर का मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि शुगर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, केन शुगर, साधारण शुगर उसे सुक्रोज कहा जाता है, और जो सोल्ट होता है, कॉमन सोल्ट, साधारण नमक, उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, कह रहा आप इनको अलग अलग जब जार में लेते हैं, ठीक है, जब आप इनको क्या करते हैं, अलग अलग जार के अंदर लेते हैं, तो कह रहा है क्या, टेक द शेप ऑफ द जार, कह रहा है ये उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं। आर दे सॉलिड, क्या वो सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। देखिएगा, मान लो जी मैं कहती हूं कि मेरे पास ये कप है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास ये कप है और मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, तो वो इस कप की शेप ले लेगा। मेरे पास फिर कोई दूसरी गिलास है, मैंने उसके अंदर चीनी डाल दी, उस चीनी की शेप उस गिलास की शेप ले लेगी। लेकिन क्या इसका अर्थ ये हुआ कि भाई चीनी जो है ना वो सॉलिड नहीं है, ठीक है, सॉलिड है, क्योंकि आपको एक पार्टिकल का साइज देखना, और शुगर का जो पार्टिकल का साइज है ना वो सबका क्या होता है, सेम सेम होता है, डेफिनेट होता है। चलो जी, ये बात हो गई। उसके बाद देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, कह रहा है व्हाट अबाउट ए स्पंज। आप सबने देखा होगा स्पंज, इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल याद दिलवाती हूँ। स्पंज वाले रसगुल्ले देखे ना आप सबने। हम बोल रहे हैं कि जो सॉलिड है वो कंप्रेस ही नहीं होता, लेकिन आप सबने देखा होगा जब हम स्पंज वाले रसगुल्ले को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो वो एकदम से ऐसे पिचक जाता है, स्पंज भी पिचक जाता है। तो कह रहा है कि अगर वो ऐसा हो जाता है, वो कंप्रेसिबल होता है, वो सिकुड़ जाता है, तो क्या वो सॉलिड है। तो वो सॉलिड तो बिल्कुल है, यस है। तो कह रहा है फिर वो कंप्रेस क्यों होता है, कारण बताओ। तो सुनिएगा ध्यान से, कंप्रेस क्यों होता है। कंप्रेस होने का कारण ये है कि जैसे ही आप स्पंज के अंदर क्या होते हैं, ए होल होते हैं, छिद्र बने हुए होते हैं, उन छिद्रों के अंदर हवा होती है, एयर होती है, उन होल्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है। तो जैसे ही आप कंप्रेस करते हो ना तो हवा उसमें से निकल करके क्या है, भागती है, और वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये बात थी। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये तीनों के तीनों सॉलिड हैं, चाहे रबर बैंड की बात कर लो, चाहे शुगर की बात कर लो, चाहे सोल्ट की बात कर लो, चाहे स्पंज की बात कर लो।
क्या कौन कौन कहा मैंने, चाहे आप ले लो रबड़ बैंड, ठीक है, चाहे आप क्या ले लो सुगर, चाहे आप ले लो क्या सोल्ट, और चाहे आप ले लो क्या स्पंज, ये सब के सब क्या है आपके पास सॉलिड है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सब के सब क्या है सॉलिड। लेकिन अब इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, हमने ये बात तो बोल दी ये सॉलिड है, तो कैसे कह रहा है ऑल द अबो आर सॉलिड, ठीक है, कह रहा है ये सभी के सभी सॉलिड हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है ए रबर बैंड चेंज शेप, कह रहा है रबर बैंड मानते हैं कि उसने अपनी शेप चेंज कर ली अंडर द फोर्स, जब आपने फोर्स लगाया तो रबर बैंड ने अपनी शेप चेंज की, बट इट रिगेन द सेम शेप, इसने अपनी शेप वापस ले ली व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, जब हमने इसके ऊपर से फोर्स हटा दिया, तो ये सॉलिड है। तो ये बात हो गई। चलो जी नेक्स्ट पर बात करते हैं, अब क्या कहता है ये, चलो अच्छा ये 1 मिनट रुकना बच्चों, हाँ ये आ गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ जब हमने एक्सेसिव फोर्स, अगर कह रहा है मान लो आपने रबड़ पर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दिया, आप खींचते ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि रबड़ टूट जाएगा, इतना हो सकता है, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर और क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, कह रहा है कि चीनी का एक एक कण या नमक का जो एक एक कण है अलग अलग, उनकी शेप तो क्या है आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे आप इनको अपने हाथ में ले लो चीनी के उस कण को, चाहे आप उसको किसी कप में डाल दो, चाहे आप उसको किसी गिलास में डाल दो, चाहे आप उसको किसी जार में डाल दो, ठीक है। पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, कह रहा है आप कहीं भी, चाहे अपने हाथ में लो, चाहे प्लेट में डाल दो, चाहे जार में डाल दो। स्पंज क्या कह रहा है, स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, मैंने क्या कहा था बच्चों, स्पंज के अंदर छिद्र होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिनमें हवा भरी हुई होती है, और जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो यह हवा निकल के बाहर चली जाती है, एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा बाहर चली जाती है। इसलिए हमें लगता है कि जो स्पंज है वो कंप्रेस हो रहा है, तो वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल स्पंज आर सॉलिड। तो ये आपके पास किसके बारे में बातें थी, ये आपके पास बात थी किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, जो आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में बात थी, ये सॉलिड के बारे में आपके पास बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड के बाद कि ये क्या कहता है, द लिक्विड स्टेट, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का अर्थ होता है तरल अवस्था। लिक्विड स्टेट की बात कर लेते हैं, क्या होगा इसके अंदर, तो समझते हैं एक बार इसको नए इस यहां से स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या कहेगा। देखिएगा लिक्विड स्टेट तरल अवस्था की जब हम बात करें तो कलेक्ट द फॉलोइंग, कह रहे हैं ये चीजें आप इकट्ठी करो। वाटर, पहले तुम बता देती हो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, साइंस में इसको बोलते हैं अक्वा, क्या बोलते हैं इसको साइंस में, अक्वा बोलते हैं, ध्यान रखना। वाटर का फॉर्मूला H2O, इसको अक्वा भी कह देते हैं। फिर कह रहा है कुकिंग ऑयल, कह रहा है जिसमें आप खाना पकाते हो, तेल ले लो, मिल्क दूध ले लो, जूस ले लो, और एक कोल्ड ड्रिंक, और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो। सबने देखी होगी कोल्ड ड्रिंक, तो जूस भी देखा होगा, ठीक है, ये ले लो। कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, और कह रहा है अलग अलग शेप के, अलग अलग आकृति के कंटेनर लो। आपने देखा होगा जूस के लिए एक अलग से सुंदर से आप गिलास ले लो, ठीक है, मिल्क के लिए आप अलग से गिलास ले लो, तो आपने शेप अलग अलग कर ली। तो कह रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर्स के साथ उनमें 50 ml मार्क करो हर किसी पर, ठीक है। 50 ml मार्क करने के बाद आप उसके अंदर क्या करो, कह रहा है मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी 50 ml का, जैसे सपोज कीजिएगा मैं आपको कहती हूँ कि एक बीकर मैंने ये लिया और मैं कह देती हूँ कि इसमें यहां तक 50 ml हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बोला है, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये कह देती हूँ कि मैंने एक बीकर ये लिया, ठीक है, एक बीकर ये लिया और मैंने इसमें जो है ना मेरा 50 ml जो है ना वो यहां तक हुआ, ठीक है, यहां तक 50 ml हुआ, ये मैंने मार्क कर दिया। मैं दो ही बीकर की बात कर रही हूँ, बीकर ए और बीकर बी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, कह रहा है ये जो आपने अलग अलग लिक्विड लिए, ठीक है, तो इनका क्या होगा अगर आप इसको फ्लोर पर डाल दो। आप बताओ अगर आपने पानी ऐसे फर्श पर डाल दिया नीचे, ठीक है, आपने जो वाटर है वो फर्श पे डाल दिया, तो क्या होगा, वो चल के आगे चला जाएगा, आपने देखा ही होगा, चल के कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड, कह रहा है किसी में से भी एक का 50 ml लो, और इसको मान लो मैं ले लेती हूँ, किसकी बात करती हूँ, वाटर की बात करती हूँ। मैंने इसमें भी 50 ml पानी डाला, मैंने इसमें भी 50 ml वाटर डाला, लेकिन मैंने क्या देखा 50 ml, मतलब वॉल्यूम तो क्या है, सेम है, 50 ml ही लिया है तो वॉल्यूम तो क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन शेप बदल गई। इसमें तो ये 50 ml यहां तक आ रहा है, इसमें ये 50 ml यहां तक आ रहा है। तो कह रहा है डस, ठीक है,
द वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो हम कहेंगे यस वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि हमने कितना लिया 50 ml, पर इन्होंने क्या कर ली, शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, कह रहा है नो शेप सेम नहीं रही। इसने किसकी शेप ले ली, इसने उस डिब्बे की शेप ले ली, उस कंटेनर की शेप ले ली जिसके अंदर हमने ये लिक्विड डाला था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, कह रहा है जब आपने एक कंटेनर से दूसरे में लिक्विड डाला तो क्या ये आसानी से फ्लो हो गया था, तो हम कहेंगे यस ये आसानी से फ्लो हो गया था। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी चीज लिक्विड वो होगा, इन सबको हम लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे, इन सबको हम लिक्विड, द्रव, तरल पदार्थ कहेंगे। लिक्विड वो होता है जिसकी शेप तो क्या होती है, इनडेफिनेट, चेंज हो रही है, बट वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है, और जो जिसमें क्या होती है फ्लूइडिटी, जो अपने आप क्या करता है, फ्लो करता है। क्या करता है, फ्लो करता है। तो चलो बात करते हैं क्या कह रहा है ये इस आर्टिकल में। चलो जी, अब देखिएगा आपको कहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, इसकी बात करते हैं। एक मिनट रुक जाना, बस यहां से चलो देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट, कह रहे हैं हमने ऑब्जर्व किया यहां से, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट उसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेंगे जिसके अंदर उनको डाला गया है। दूसरी बात क्या कह रहा है, लिक्विड फ्लोज, लिक्विड फ्लो करता है, चलता है, मूव करता है। चेंज शेप, अपनी शेप चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए हम लिक्विड को रिजिड नहीं कहते, हम बोलते हैं लिक्विड्स आर फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड्स आर फ्लूइड। फ्लूइडिटी का अर्थ होता है टेंडेंसी टू फ्लो, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लो करने की, बहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो सॉलिड क्या थे, रिजिड थे, लेकिन लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं। क्या है, रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, वी शो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू वन अनदर। कह रहे हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड है ना वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं समझिएगा, जैसे आपने एक गिलास में पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी डाली, चीनी डाल करके आपने मिक्स की, तो पानी तो क्या था, लिक्विड था, और जो शुगर थी आपके पास वो क्या थी, सॉलिड थी, तो आप घुल जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, द गैस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज। अब आपने देखा होगा एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में क्या है, एयर है, और एयर को आप क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज। क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज। वायु को हम क्या कहते हैं, गैसों का मिश्रण कहते हैं। तो अब गैसेज भी आपस में मिक्स हो रखी हैं, इसका मतलब गैसेज में भी क्या है, वो डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या, वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। एंड डिजोल्व इन वाटर, और डिजोल्व ऑक्सीजन आप पढ़ते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से जो जलीय जीव हैं वो क्या ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर भी घुल जाती है। उसके बाद देखिएगा, दीज गैसेज आर एसेंशियली स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, कह रहा है जो जलीय जीव तथा जंतु होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। तो यही बात मैंने आपको बताई, क्या कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, मतलब वो फ्लो करते हैं, लेकिन जो गैसेज है ना वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, अगर आपसे पूछ ले कि जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे किस तरह से सांस लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से सांस लेते हैं जलीय जीव जंतु और पौधे। तो जलीय जीव जंतु और जो पौधे हैं वो सांस लेते हैं किससे, डिजोल्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और वो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी का, विशरण विधि का यूज करते हैं। All living creatures need to breathe for survival। कह रहा है जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चीज अगर जीवित है तो उसको जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है। तो aquatic animals can breathe, ठीक है, अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, इन द वाटर। कह रहा है कि जो जलीय जानवर है वो पानी में सांस ले पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, घुली हुई ऑक्सीजन होती है। बच्चों इसको हम ऐसा भी लिखते हैं D.O। अगर आपसे पूछ ले D.O की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे डिजोल्ड ऑक्सीजन। क्या है भाई, डिजोल्ड ऑक्सीजन। तो क्या है, वाटर के अंदर एयर में से ऑक्सीजन आकर के मिक्स होती है और फिर वो उस ऑक्सीजन को आप बोलते हैं डिजोल्ड ऑक्सीजन। और इस घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से ही जो जलीय जीव हैं आपके पास वो क्या ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। तो कह रहा है आपने क्या देखा कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों ही चीजें लिक्विड के अंदर तो घुल सकती हैं।
मान लो आपने एक पानी ले लिया, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी घुल सकती है, गैस भी घुल सकती है। पानी के अंदर आपने जो है मिल्क डाल दिया, वो भी मिक्स हो सकता है। पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी, वो भी मिक्स हो सकता है। मतलब लिक्विड ऐसा है जिसके अंदर चाहे आप सॉलिड को मिक्स कर लो, चाहे लिक्विड को मिक्स कर लो, चाहे गैस को मिक्स कर लो, सारे मिक्स हो जाएंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, क्या कह रहा है देखिएगा अब आपके पास, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज higher than that of the solid. This is due to the fact that liquid state particle moves freely and have greater space between each other as compared to the particle in the solid. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से यहाँ तक लेकर के अंडरलाइन करना है। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो तरल होता है, उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होता है किससे, सॉलिड से। ये डिफ्यूजन रेट है। विसरण, डिफ्यूजन का अर्थ होता है इंटरमिक्सिंग। तो कह रहा है लिक्विड में विसरण की, द्रव अवस्था में विसरण ज्यादा होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आप सब जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास, लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर। इसीलिए लिक्विड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है, लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है। ये था आपके बाद। अब ये आज हमने ये दो स्टेट पढ़ी है, सॉलिड और लिक्विड। कल हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, और उसके बाद हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। फिर इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, अगर आपको यूजफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना। थैंक यू सो मच।